नमस्कार दोस्तों, इलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मोहित भंडारी साहब जो पेशे से एक बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और किस क्षेत्र में उन्होंने अपनी वकालत के इस पेशे को अपनी सेवाएं दी, किन विषयों पर उनकी रुचि रही, किन विषयों पर उन्होंने अब तक अपने समय के इस पड़ाव तक जिम्मेवारियां निभाई, किन विषयों को लेकर उन्होंने प्रेरणा दी ली, या तमाम तरह के जो भी विषय वस्तु जिनमें उनकी रुचि है उन पर बात करते हैं। नमस्कार नमस्कार साहब, आप जितने भी जीवन के अब इस पड़ाव के बीच हैं, उस यात्रा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पेशे से आप चूँकि वकील हैं, हाँ जी, तो वकालत का जो ये सफ़र है ये कब से शुरू हुआ और कहाँ आपने इसको भी विराम दे रखा है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये 79 से स्टार्ट हुआ। 76 टू 79 मैं फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने LLB की जी। तो उसके बाद कुछ समय थोड़ा सा एज ए यंग लॉयर बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था जी जी क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता था। जी जी तो फरीदाबाद उस टाइम 79 में तो अभी तहसील कोर्ट ही थी यहाँ पे। जी तो 1980-81 में ये 80 में डिस्ट्रिक्ट बना। जी तो फिर इवेंचुअली एक बार ये जब घर बन रहा था तो मैं दिल्ली जा नहीं पाया, हाई कोर्ट वगैरह जी जी में मेरी कोशिश थी मैं वहाँ से अपना ब्रेक थ्रू करूँ। तो मैं यहाँ की लोकल कोर्ट में जाके बैठा जी। तो मेरे पास कुछ लेबर से रिलेटेड केसेस आए। तो मुझे भी ये लगा कि शुरू में अगर मैं गरीब वर्कर्स के केसेस टेकअप करता हूँ तो उनको पढ़ा लिखा एडवोकेट मिल जाएगा और मुझे काम मिल जाएगा। तो तकरीबन 1-2 साल की मतलब फ्रस्ट्रेशन के बाद, 1-1.5 साल की फ्रस्ट्रेशन के बाद 81 में ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और उसके बाद फिर लेबर केसेस, सर्विस केसेस, फिर उन्हीं से रिलेटेड मैट्रिमोनियल केसेस, एक्सीडेंट केसेस, MSCT, लैंड एक्विजिशन केसेस। तो इस तरह से तरह तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्राइमरली लेबर, सर्विस और सिविल मैटर्स में मेरी काफ़ी 10 साल के करीब भागीदारी रही। लेबर मैटर में बड़ी मुझे रिकॉग्निशन भी मिली। जो वर्कर्स के पास पहले पढ़े लिखे एडवोकेट्स नहीं होते थे तो उनके जो रिज़ल्ट्स होते थे 7 से 8% ही आते थे लेबर कोर्ट्स में, तो उनको मैं 80% तक लेकर आया। बहुत मैंने निष्ठा से, ये नहीं कभी देखा कि भाई उनके पास फ़ीस नहीं है या उन्होंने मुझे फ़ीस कितनी दी है। तो एक बार केस एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बड़े जी जान से लड़ा कि अब एक तो उसके वर्कर के लीगल राइट्स का क्वेश्चन है और मुझे उसको सब लीगल राइट्स सिक्योर करके देने हैं। तो 91 में फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट बार ज्वाइन की। उसके बाद थोड़ा क्रिमिनल साइड की भी हाई कोर्ट से बल्कि स्टार्ट किया, क्रिमिनल साइड के कुछ केसेस आने शुरू हुए। हाँ जी, हाँ जी। और सुप्रीम कोर्ट में SLPs, कुछ रिट्स वगैरह करने का वो हुआ। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस 91 टू 93 के दौर में तकरीबन 17-18 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी की। तो कुल मिला के कभी संडे नहीं देख पाए और मतलब ऑल द टाइम इट हैज़ बिन वर्किंग। तो आप ये कह लीजिए कि अगर हम 79 से काउंट करें और 79 से टिल नाउ इट इज़ अबाउट 45 years of continuous working। लेकिन ये है कि हर केस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। हर केस अपने में बड़ा चैलेंजेस होते हैं, लोगों को न्याय दिलवाना। अब जैसे हमारी अदालतें बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, तो फिर कुछ US वगैरह से जैसे लॉयर्स आते थे, वो बताते थे कि हम लोग आउटराइटली केसेस जो हैं कोर्ट्स में नहीं लेके जाते। हम पहले 6 महीने कोशिश करते हैं लॉयर टू लॉयर आपस में बातचीत करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। तो मैंने भी अपनी सेल्फ कमिटमेंट की ये 94 में, आफ्टर अबाउट 14 years ऑफ प्रोफेशन, कि मैं भी 6 महीने के अंदर तरह तरह की पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट करके और पहले एक पक्ष का केस समझें फिर दूसरे का भी समझें। तो फिर ऐसे लॉयर टू लॉयर बात करके या अपोजिट पार्टी से बात करके या बीच में कोई भी उनके बिहाफ पे मीडिएटर हो, तो बहुत सारे केस ऐसे 15 दिन में, महीने में
सॉल्व होने लगे, तो मुझे बहुत जॉब सेटिस्फेक्शन मिलने लगी, बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस काम में आपको खुशी ही नहीं मिल रही, आपने कोई केस लिया, सिस्टम उस केस में आपके 7 साल ले रहा है या 5-6 साल ले रहा है, तो वो क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप पे भी आएगी नेचुरल। तो मेरा ख्याल है जब से फिर मैंने ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में 94 ऑनवर्ड स्टार्ट किया, तो ये लाइफ हैज़ बिकम वेरी जॉयफुल इन द सेंस कि सारी उसमें सेल्फ वर्थ बढ़ने लगी, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एम्पावरमेंट भी आप उसे कहें, सेल्फ कमिटमेंट कि नहीं ये मुझे ही सॉल्व करना केस। द केसेस लुक्ड मोर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जस्टिस भी एक्चुअली एक बड़ी हाइपोथेटिकल टर्म है। एक आदमी ए के लिए जो चीज़ जस्टिस है वो बी उसे जस्टिस नहीं मानेगा, वो उसे इनजस्टिस मानेगा। तो बेसिकली ज़्यादा फिर ये हम करने लगे कि हम पॉसिबिलिटीज़ जनरेट करने लगे, ऑप्शंस जनरेट करने लगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास पार्टी ए आई, तो उसने मैंने बताया कि आपके पास 4-5 ये ऑप्शंस पे आप वर्कआउट कीजिए। फिर पार्टी बी को भी वही ऑप्शन दी, तो उसमें फिर पार्टिसिपेटिव जस्टिस होने लगा। पार्टिसिपेटिव जस्टिस सिस्टम में क्या है, इट इज़ ओवरबीरिंग जस्टिस वेयर द जज इज सिटिंग एट द हायर पेडेस्टल एंड जो मुवक्किल है, जो क्लाइंट है, जो लिटिगेंट है, वो एक तरह से थोड़ा सा नीचे के पेडेस्टल पे है, ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ जस्टिस। तो लेकिन जो पार्टिसिपेटिव जस्टिस की प्रोसेस है कि हमने पार्टी ए को 4-5 ऑप्शंस दी, फिर पार्टी बी को वही ऑप्शंस दी, और उन्होंने कहा कि आप इनको ऑप्शंस में वर्कआउट कीजिए। सभी के हमने उनकी प्रोज एंड कॉन्स बता दिए कि इस ऑप्शन की ये प्रोज कॉन्स हैं, इसके ये हैं। तो लोग किसी न किसी ऑप्शन पे वर्कआउट करने लगे। तो जब फिर आपस में फ़ैसले हो जाते हैं, तो वो फ़ैसले जो कंप्रोमाइज़ डिक्री हैं या समझौते हैं, वो जनरली फिर चैलेंज भी नहीं होते, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से सब किया है। तो ये जो पार्टिसिपेटिव जस्टिस की प्रोसेस बड़ी डायनामिक, मैं समझता हूँ कि इसको अब आने वाली जनरेशन के जो लॉयर्स हैं, हमें इनको बड़ी अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें पास ऑन करनी चाहिए। और उससे फिर क्या होगा कि कोर्ट्स का बर्डन कम होगा, और बर्डन कम होके मतलब वहाँ भी क्वालिटी ऑफ जस्टिस इम्प्रूव होगी, केसेस और जल्दी डिसाइड होंगे, कम केसेस हैं। तो आज की डेट की व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि लॉयर्स में अभी ये सब एनलाइटनमेंट नहीं है। तो वो सारे के सारे केसेस मतलब केस की स्टार्टिंग से ही वो सीधा ही कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट की प्रोसेस के ऊपर टू मच डिपेंडेंट हैं। तो टू मच डिपेंडेंसी ऑन दी कोर्ट प्रोसेस, तो वो फिर क्या होता है कि डिले इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है, और क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स भी सफ़र करती हैं। सब्जेक्ट्स हमेशा नए नए आते हैं। इस प्रोफेशन ने चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बड़ा सिखाया। जैसे मेडिकल नेग्लिजेंस का एक केस आ गया अपोलो हॉस्पिटल के अगेंस्ट, अपोलो इंद्रप्रस्थ के अगेंस्ट। तो अब मुझे तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो मैं मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कैसे करूं? तो 14-15 साल के प्रोफेशन के बाद फिर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज स्टार्ट की कि अब उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे साथ ये मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, बेबी इनक्यूबेटर में इसकी डेथ हुई है, तो उसमें फिर ये जो चीज़ें हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में डॉक्टर से मिलना शुरू किया, उनसे वो सारी चीज़, कॉज ऑफ डेथ क्या मेडिकल नेग्लिजेंस है नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको उतनी ही समझदारी और गहनता से एडवोकेट को भी काम करना पड़ता है कि एज इफ़ यू आर ए डॉक्टर योरसेल्फ। क्योंकि कल को आपको जो डॉक्टर हैं, जो दूसरी साइड से डॉक्टर आएंगे, आपने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना है। तो मेकोनियम एस्पायरेशन का कोई केस आ रहा है, कोई सेप्टोसीमिया का केस आ रहा है, तो ये सारे जो है 4 डॉक्टर्स से जाके मैंने ओपिनियंस लेनी, लिखना उनको, मेडिकल रिकॉर्ड को भी सारा डिकोड करना, समझने की कोशिश करना। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैटर्स आते हैं वहाँ भी अच्छी तरह से समझना पड़ता है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये पिलर के अंदर मिक्सिंग हुई
और ठीक से जो स्टैंडर्डाइजेशन से ये मेट्रो का पिलर नहीं बना, तो आप सारी बात हमें पहले समझाइए। तो इस तरह के भी केसेस आते रहे। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो स्टडीज़ हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे कंट्री में बहुत कम है। लीगल रिसर्च भी बहुत कम है। एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली वाज कंसिडर्ड एज द थर्ड डर्टीएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 91 की। तो मेरा ऑफिस कम रेजिडेंस सरिता विहार में था। इट वाज जस्ट ऑन द रोड साइड। तो रोड साइड पे रेजिडेंस जो था, तो उसमें हम देखते थे कि अगर हम वाइट कपड़े अपने बरामदे में सुखाने के लिए डालते हैं और 3 दिन हम कहीं चले गए आउट स्टेशन, वापस आते थे तो वो कपड़े काले हुए मिलते थे। और इसी तरह से जो ब्रास प्लेट कोई लगाते थे एज ए शो पीस, तो वो भी 15 दिन में काली हो जाती थी, उसको नींबू से साफ़ करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें देख के कि इतनी हम कैसे इनहेल कर रहे हैं पॉल्यूशन, तो हाउ कैन वी मेक दिल्ली एज ए गुड सिटी। तो कुछ यूएस फाउंडेशन के कोर्सेज़ किए, जनरेट ए पॉसिबिलिटी कि अगर बड़ी स्टेटस कोइज़म है, थिंग्स आर नॉट मूविंग, थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, तो देन यू शुड जनरेट ए पॉसिबिलिटी। आप खुद स्टेटस कोइस्ट बन के मत रहिए। तो उसमें फिर लीगल रिसर्च बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो दिल्ली म्यूनिसिपल लॉज के ऊपर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करने से पहले मुझे म्यूनिसिपल लॉज के ऊपर तकरीबन 1.5 साल के करीब लीगल रिसर्च करनी पड़ी, बड़ी डीप लीगल रिसर्च। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाते हैं तो उसमें बहुत सी बातें कहते हैं, जैसे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी, मैं बपरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी। तो जो जेम्स ऑफ विजडम डेप्थ में जाके निकल के आते हैं वो बहुत अमेजमेंट भी कर देते हैं और लोगों को। मुझे आज भी याद है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जजेस वो मेरे से ये पूछा करते थे, आप दिल्ली में कब आए हैं। तो जब मैंने उन्हें कहना मैं तो अभी 6 महीने से यहाँ अभी प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की है, तो वो कहते थे हम तो 20-20, 25-25 साल से यहाँ पे हैं एज ए जज एंड एज ए लॉयर। हमारे दिमाग में तो ये बातें नहीं आई, लेकिन दिमाग में बातें तभी आती हैं कि जब हम किसी विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा गहनता से लीगल रिसर्च करते हैं, डिस्कवरी जब करते हैं। जब आप डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे तो फिर डिस्क ओवर होगी, तो आपको सही रियलिटी जो है, बॉटम रियलिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है जी। तो उसी में फिर आपकी कुछ रिकमेंडेशन वैल्यू भी बनती है। जैसे जब मैं म्यूनिसिपल लॉज पे रिसर्च कर रहा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस कर रहा था, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सेमिनार एड्रेस करने का मौका हुआ, जहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज़, डिफरेंट पार्टीज़ के सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स थे। और ऐसे ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करने का मौका हुआ। एक वर्ल्ड काउंसिल ऑन इंडियन अफेयर्स बॉडी बनी हुई है, हैबिटेट सेंटर बना हुआ है। तो इन सारी जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इनविटेशंस आने लगे लीगल रिसर्च के बेसिस पे, कि जिनमें इनविटेशंस आने से फिर ये हुआ कि जब हम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं उसमें हमें बहुत कम्पैक्ट नॉलेज मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग बोल रहे होते हैं। अगर हम उनको बड़ी रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं तो आपकी नॉलेज की मल्टीप्लिकेशन बड़ी फास्ट स्टार्ट होती है ये सब करने से। मतलब यू गेट टू नो सो मैनी पीपल। अब 3 दिन का सेमिनार है, तो 3 दिन के सेमिनार में किसी की 20 साल की 25 साल की रिसर्च है किसी सब्जेक्ट पे, तो वो 20-25 ईयर्स की जो रिसर्च है, ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट हिज बेस्ट इन 2 to 3 days। तो अगर आप बड़ी रैप्ट अटेंशन से उसकी बातें सुन रहे हैं तो आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज लेवल एकदम से एनहांस हो जाता है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस इज़ अ फील्ड वेयर आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ रिसर्च। इसी तरह से मेरी बहुत एक्सपर्टाइज इसमें भी रही, टेस्टामेंट्री एंड जुरिस्डिक्शन जो है, विल वगैरह जो है, जी,
रेडियो में भी मेरी बड़ी टॉक्स हुई, मानव रचना रेडियो में आई हैव हैड अबाउट 80 टॉक्स ऑन लीगल सब्जेक्ट्स। सिमिलरली एक कम्युनिटी रेडियो है पलवल में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रीमाइसेस में ही, वहाँ पर भी मेरे तकरीबन 50-60 के करीब लेक्चर्स लीगल इश्यूज़ पे हुए। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जहाँ पे यू स्टार्ट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल विद दी सब्जेक्ट्स, वेरी कंफर्टेबल विद दी सब्जेक्ट्स, और यू कैन जस्ट स्पीक ऑफ हैंड। इंटरनेशनल केसेस भी आने लगे। कभी ये नहीं कहा कि ये तो मेरा पहला केस है, मैंने तो पहले कभी ऐसा केस नहीं किया। तो ये चीज़ बड़ी अपने अंदर ब्रेक की कि नहीं कोई बात नहीं, जब चलना सीखे थे तो भी कभी तो पहला कदम रखा होगा, खाना खाना सीखा तो भी कभी पहली बार तो कोई ग्रास मुंह में लिया होगा। इसी तरह से बर्थ भी जब आदमी का होता है तो पहली बार अब वर्ल्ड में आते हैं। तो सारी जो ह्यूमन फिनोमिना है, जो बहुत सारी, कोई तैराक बनेगा तो पहली बार तैरेगा, तो इसी तरह से ये कभी नहीं करना चाहिए। ये मैं बड़ा यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूँगा कि आप ये कहें कि मैंने तो पहले ये कभी किया नहीं और मैं कर नहीं सकता। तो ये मतलब जब आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, सो व्हाट, फर्स्ट टाइम लेट मी गो इनसाइड द जॉब। तो जब आप उस जॉब के इनसाइड चले जाते हैं अच्छी तरह से, उसकी सारी तरह से उसके पर्दे हटाने शुरू करते हैं। अब मुझे आज भी याद आता है कि लैंड एक्विजिशन केसेस जब मैंने एक्सेप्ट किए, आई वाज काउंसल ऑन बिहाफ ऑफ एनटीपीसी। तो मैंने एनटीपीसी को बड़ी क्लियरली अपनी प्रोफाइल में लिखा था कि मेरा कोई इसमें वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। स्टिल उन्होंने मुझे अपना लीगल एडवाइज़र बनाया। तो यहाँ 3 विलेजेस हैं, भनकपुर, करनेरा और एक और विलेज है समयपुर। हाँ जी। तो ये बल्लभगढ़ साइड पे तीनों विलेजेस हैं। लैंड एक्विजिशन के केसेस जब मैं कर रहा था जी, तो उन लैंड एक्विजिशन के केसेस में मुझे आज भी याद है, एससी जैन एक जज साहब थे। तो उन्होंने जाते ही मुझे से कहा कि आर यू डूइंग दिस केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम? आई ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली सेड यस सर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। तो वो शुरू में तो महीना 2 महीने मुझे बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, बात बताते थे, सब करते थे। लेकिन मैंने खुद बड़ी लीगल रिसर्च की। माई वाइफ इज़ ऑल्सो ए लॉयर। तो हम सारी किताबों का ढेर लगा लिया करते थे। हाई कोर्ट की, पंजाब हरियाणा की सारी रूलिंग्स पढ़ना, लैंड एक्विजिशन लॉ को बड़ा अच्छी तरह से डीपली और वास्टली स्टडी किया। तो वही जज साहब जब मैं 10वें 11वें महीने में जब केसेस एनहांसमेंट के केसेस फाइनलाइजेशन पे आए, तो वो अपना पुराना कमेंट भूल चुके थे। तो उन्होंने कहा कितने साल से लैंड एक्विजिशन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो? तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच यू वर्क। अगर आप अपना काम बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं और निष्ठा से कर रहे हैं तो एज इज़ नो बार। अगर आपका एटीट्यूड टू वर्क नहीं है तो वो हो सकता है 70 साल की उम्र में भी ना हो। अगर आपका एटीट्यूड टू वर्क है तो वो आपका 16-17 साल की उम्र में भी हो सकता है। तो हमेशा जो होता है वो आपके वर्क एथिक्स क्या हैं, आप किस तरह से किसी चीज़ को लेते हैं, अपने काम को, क्या आप अपने वर्क के अंदर 100% दे रहे हैं? और कई बार तो क्या है कि 100% क्या, आपको 200%, 300% प्रिपरेशन करनी पड़ती है जी। कि अगर एक सिंगल ट्रैक पे मेरा केस सक्सेसफुल नहीं होता तो यू हैव टू प्रिपेयर एन अल्टरनेटिव ट्रैक एंड द थर्ड अल्टरनेटिव ट्रैक, ताकि क्लाइंट को जस्टिस मिले, वो कभी होपलेस ना हो। तो मेरे एल्डर ब्रदर कनाडा में, वो कहने लगे बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पे, हमें जो है 170% काम करना पड़ता है। तो हमने कहा, मुझे हंसी, आई जस्ट स्माइल्ड। मैंने कहा आपको 170% काम करना पड़ता है, यहाँ इंडिया में रहते हुए हमें 300% काम करना पड़ता है। वो कहते कैसे? मैंने कहा अगर हम चाहते हैं कि फॉर श्योर, अब देखिए शुरू में पता चल जाता है एडवोकेट को कि मेरा क्लाइंट ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लॉ है या राइट साइड ऑफ लॉ है, मेरे क्लाइंट के साथ जस्टिस हुआ है या इनजस्टिस ये खुद कर रहे हैं किसी के साथ। तो जब आपको ये सारी बातें शुरू में केस एग्जामिनेशन में पता चल जाती हैं और जब आपको ये समझ आ जाती है कि नहीं इसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो मुझे इसे जस्टिस दिलवाना है,
ये फिर आपकी ड्यूटी बन जाती है। उसके बाद बाकी सब तो प्रोसीजर है, रेस्ट ऑल इज़ प्रोसीजर। तो आप कितनी कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करते हैं, उसी के ऊपर ही सारा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। अगर आप अपनी कन्विक्शन या वर्क एथिक्स में आप 5% या 7% काम कर रहे हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 100% के बियॉन्ड काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो फिर कोई रीज़न ही नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि मतलब आपको रिज़ल्ट ना मिले। तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा, दैट इज़ आल्सो ए मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड, क्योंकि जब आप बहुत डीप कन्विक्शन से बहुत उससे जब आप काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है, यू बिकम इनविंसिबल। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू it is not you become invincible but your work ethics they make you invincible। तो ये invincibility की पोजीशन कोई भी ले सकता है। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो किसी भी प्रोफेशन हो, तो किसी भी प्रोफेशन से हम ये मैसेज ज़रूर दे सकते हैं वर्क एथिक्स। इंडिया में मैं चाहता हूँ कि ये कंट्री तभी गोल्डन बन सकता है, ये कंट्री, यहाँ के सिस्टम्स, यहाँ के लोग, सबसे ज़्यादा जो हमें बात करने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है वो हमें वर्क है एथिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए। कंट्री के अंदर वर्क कल्चर आना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि अगर सभी लोग अपने काम के प्रति निष्ठावान हो जाएं, अपने काम की जहाँ जहाँ जो काम करता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं काम, कोई काम तो काम है। सभी लोग अगर डिग्निटी ऑफ लेबर आ जाए और उनके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाए और सभी लोग अपने काम को बड़ी निष्ठा से करें, 100% दे के करें, तो कलेक्टिव एनर्जी और ये सारी जो बेकार की बातें हैं, हिंदू मुस्लिम दिस दैट, आपने तो मुकेश मानव अपने नाम में रखा हुआ है, तो ये सारी बातों को छोड़ के अगर हम मतलब इसमें आते हैं, वर्क कल्चर में आते हैं, तो तभी इस देश का कुछ अच्छी तरह से कल्याण हो सकता है। कलेक्टिव एनर्जी जब सारी वर्क करेगी, कलेक्टिव एनर्जी 144 करोड़ लोगों की कम एनर्जी नहीं होती। मैं समझता हूँ, आज मेरी इस विषय में कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है कि अगर इस कलेक्टिव एनर्जी को मतलब 10 साल भी लोग, 20 साल भी अगर इस तरह से सारे डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस को भूलते हुए अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करें, जो लॉयर है वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करें, जो जज की सीट पे बैठे हैं वो ड्यूटी अच्छी तरह से करें। और लॉयर्स में मैं ये समझता हूँ एक और हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम कानून को हमेशा देखें। मैं अपनी डिस्क्रिशन में कभी काम करना पसंद नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि मेरी डिस्क्रिशन गलत हो सकती है, लेकिन लॉ की जो डिस्क्रिशन होती है, मेजेस्टी ऑफ जो लॉ है, कि लॉ की जो डिस्क्रिशन है, क्योंकि वो सबकी कलेक्टिव विजडम है, उसी को हमें अपनी वर्क एथिक्स में लाना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, मेजेस्टी ऑफ लॉ, ये मेरे बड़े गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे हैं। असर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम एंड अगेन, उसको कैसे हम अच्छे से अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हम ये देखते हैं कि जस्टिस इज़ गेटिंग स्टक अप बाय लॉ इज़ आइदर एब्सोल्यूट, बट सच केसेस आर वेरी एक्सेप्शनल, कि जस्टिस इज़ गेटिंग स्टक अप इन लॉ एंड इवन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट हेल्पिंग। फिर अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस, ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल रहने चाहिए लाइफ में। जस्टिस की मैंने हमेशा सुप्रीमेसी को सामने रखा है कि सुप्रीमेसी ऑफ जस्टिस, तो जस्टिस शुड बी सुप्रीम, क्योंकि ये मेरी बड़ी एक अबाइडिंग फेथ है कि शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर आप कोई कहेंगे कोई छठा तत्व भी है, तो मैं कहूँगा वो न्याय है। जिस समाज के अंदर न्याय नहीं होता तो कहते वहाँ पे मनुष्य तो क्या, वहाँ से पक्षी भी प्रवास कर जाते हैं और एनिमल्स भी वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तो इस विषयों पे
सरकारों को सबको सोचना चाहिए कि किस तरह से लोगों को जस्टिस मिले। हालांकि बहुत सारा जस्टिस की जब बात करते हैं, अब आपने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करना है तो आपके अपने हाथ में है, मैंने अपनी लाइफ के साथ जस्टिस करना मेरे हाथ में है। इसी तरीके से बच्चों के साथ हमने कैसे जस्टिस करना ये एल्डर्स के हाथ में है, वृद्धों के साथ कैसे जस्टिस करना ये भी मिडिल एज के लोगों के हाथ में है। तो बहुत सारा जस्टिस जो है एक ओवरफ्लोइंग ओमनी प्रेजेंट फिनोमेना के तौर पे दैट इज़ आउटसाइड द डोमेन ऑफ द कोर्ट्स। 98% जो जस्टिस है, जस्टिस विद वुमेन, जस्टिस विद बर्ड्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, तो ये सारा जस्टिस जो है, ये सारा जस्टिस आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और ना ही ये रियलिटी है कि ये सारा कोर्ट में ही ब्रैकेटेड है। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ जस्टिस जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जहाँ पे वो सब ऐसे है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है, तो वहाँ पे मतलब कोर्ट्स रोल कम्स इनटू प्ले कि दो कंटेस्टिंग पार्टीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे मैं समझता हूँ कि लॉ के पैरामीटर्स के साथ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, विदाउट अफेक्शन और इल विल, इस तरह से जस्टिस होना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा लीगल प्रोफेशन में, कभी रिग्रेट नहीं है व्हाई आई केम इनटू दिस प्रोफेशन। चैलेंजिंग बहुत है, चैलेंजेस आते हैं, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होती हैं, और लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अगर हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते रहते हैं और टाइम टू टाइम अगर हम इसमें मतलब अपनी निष्ठा से काम करते रहते हैं तो योर वर्क इटसेल्फ बिकम्स जॉय। और आज 45 इयर्स के करीब हो गए हैं लीगल प्रोफेशन में, तो पिछले पर्टिकुलरली 3-4 साल से यंगस्टर्स की ट्रेनिंग पे बड़ा मेरा मन होता है। आई कीप ऑन गिविंग टिप्स टू द यंग लॉयर्स, और इनको सब कहता हूँ कि अपनी डायरी ज़रूर रखो, और इनकी डायरी दूसरे तीसरे महीने में भर जाती है, फिर नई डायरी स्टार्ट होती है। तो आई फील कि जो इनकी फाउंडेशन है यंग लॉयर्स की, अगर इनकी नॉलेज डोमेन की फाउंडेशन होगी, इनकी फाउंडेशन अच्छी होगी, इनके पर्सपेक्टिव्स क्लियर होंगे, और अच्छी फाउंडेशन से अगर ये अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, वर्क एथिक्स को साथ लेके, तो मैं ये समझता हूँ कि कंट्री नीड्स वेरी गुड, वेरी डायनामिक एंड वेरी गुड लॉयर्स। और लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ऐसे माहौल में ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे सिस्टम्स जहाँ करप्टेड होते हैं। अब जैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आज की डेट में इन्वेस्टिगेशंस किसी केस में कभी भी बहुत अच्छी 2% केसेस, 3% केसेस को छोड़िए, बाकी जनरली इन्वेस्टिगेशंस अच्छी नहीं मिलती। अभी भी वही आउटडेटेड मेथड्स हैं, पुरानी शब्दावली है, और वो जो चेंजेस होनी चाहिए समय समय पर, मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। इतने इतने आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, सब आते हैं, हुई भी है मॉडर्नाइजेशन, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब डायनामिक्स की इसमें आवश्यकता है। तो ये सब जितना कहा जाए उतना कम है। आपके प्रश्न में आंसर बहुत लंबा हो गया, और कुछ आप पूछना चाहेंगे तो। दोस्तों, जब सामने वाली की शख्सियत 1 रुपये संपूर्ण हो जाए तो 25 पैसा सिर्फ मुझ जैसा उसके मान में उसको सिर्फ ध्यान से सुन सकता है, समझ सकता है, और उस पर एनालिसिस कराने का आह्वान कर सकता है। जिन विषयों की चर्चा हमारे वकील साहब ने करी, जो एक बहुत ही उच्च कोटि के अधिवक्ता हैं, सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम की अगर बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, उसके विषयों में, उसके संबंधित टॉपिक्स के अलावा जो भी उनके अध्ययन से संबंधित या उनके जो भी विषय परिस्थितियों के अनुसार जो भी उनका
अध्ययन के विषय रहे उनकी बात कर लें, चाहे आप उनके लोगों की संबंधित लोगों की बात कर लें, चाहे आप उनसे वातावरण एनवायरनमेंट जिसको आप पोल्यूशन और उस तरह के भाव से देख रहे हैं उसकी बात कर लें, या आप अधिवक्ताओं के मॉरल्स वैल्यूज़ की बात कर लें, या इसके अलावा हम बात करें सैद्धांतिक मूल्यों की बात करें, युवाओं के बतौर अधिवक्ताओं की होने के नाते जो ड्यूटीज़, मॉरल ड्यूटीज़, नेतृत्व जो सारी विषय हैं उनकी बात कर लें, या प्रकृति से संबंधित जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति जो भी एक संवेदना है उसके प्रति बात करें, या इसके अलावा तमाम जितने भी विषय रहे हैं जिन विषयों पर मैं साइलेंटली सिर्फ इसलिए सुनता रहा कि 45 साल की प्रैक्टिस और मेरे 45 साल की उम्र, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सामने वाला मेरी वैली जो मेरी आयु है उसको शायद मेरे शब्दों में डिफाइन कर रहे हूँ या आपके शब्दों में डिफाइन कर रहे हूँ, क्योंकि जिसकी उम्र 45 साल है और जिसका तजुर्बा 45 साल है, दोनों बराबर हो जाए तो उससे पहले जो जन्म लिया हुआ है, जो संस्कार लिए हुए हैं या जो अनुभव लिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं 1 रुपया संपूर्ण करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछना, बहुत ज़्यादा बीच में तरह तरह के क्वेश्चन कर देना, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो शान में खिलाफत जैसी है या मान में खिलाफत जैसी है, या एक अजीब सी परिस्थिति को पैदा कर सकती है। इसको आप इस तरीके से समझ लें कि आज जब माननीय आदरणीय हमारे अधिवक्ता महोदय साहब का जब मैं इंटरव्यू करने के लिए अचानक मुझे आना हुआ, आज ही मेरी मुलाकात होनी थी, आज ही मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स की गई इनके साथ और आज ही मैं इनसे अचानक मिल गया और आते ही इन्होंने मुझसे ये पूछा कि 45 साल की उम्र है, कब से ये सब काम कर रहे हो, तो समझ में आ गया था कि सही व्यक्ति के सामने खड़ा हूँ। कई बार क्या होता है 10 में से 2 व्यक्ति आपके मतलब के निकाल पाते हैं, कई बार डायरेक्ट वो व्यक्ति मिल जाता है, वो शख्सियत मिल जाती है, वो व्यक्तित्व मिल जाता है। लेकिन हमारी स्थिति परिस्थिति ऐसी है, जैसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ या इंटरव्यू कर रहे हैं हम, तो आपको 2 तरह की आवाज़ें दिखाई पड़ रही हैं। एक नेचर की जिसमें चिड़िया चहकारी हैं, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आपको कूल, बड़ी शांत और बहुत ज़्यादा आत्म सुकून का भाव पैदा कर रही हैं, और दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली जब आप देख रहे हैं तो भौतिक जगत की जो आवाज़ है, चाहे वो हॉर्न की है, चाहे वो ट्रैफिक की है, चाहे वो आवाज़ किसी आदमी की है या किसी शख्सियत की है, ये तमाम तरह की 2 तरह की आवाज़ें मैं जानबूझ के इसको, अब जैसे ये अभी कुत्ता भौंक रहा है इन द मीन टाइम, तो ये जो दोनों साइमल्टेनियसली आवाज़ें आ रही हैं, तो यही इनलाइटमेंट का प्रोसेस हो सकता है आपके जीवन में कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक, आपके व्यावसायिक और पारिवारिक, आपके सामाजिक और सामाजिक व्यावसायिक या पारिवारिक जो भी जिन भी विषयों पे आप काम कर रहे हैं, उन दोनों में जब आप मंथन कर रहे होते हो, चिंतन कर रहे होते हो, तो आप चिंता का शिकार हो जाते हैं या चिंतन का प्रभाव आप पे पड़ता है। अगर ये प्रोसेस आपके समझ में आ जाए तो इनलाइटनमेंट रिसर्च फाउंडेशन के ये जो वानप्रस्थ के जो सीरीज़ जो हमने डायरेक्ट पीपल के माध्यम से दी है, उसका आपको जो उद्देश्य है वो समझ में आ जाएगा कि बीइंग ए पर्सनैलिटी, आर यू एसेट और लायबिलिटी? यू आर स्टिल, अगर एसेट और लायबिलिटी के अपने पोजिशनिंग को नहीं समझ पाए तो आप अचेतन हैं, आप अनइनलाइटेंड हैं, आप सचेत नहीं हैं। और सचेत आदमी पशुवर्ती मान लिया गया है वैदिक साइंस में। हम जिस शख्सियत से हम बात कर रहे हैं, जो एक बहुत उच्च कोटि के अधिवक्ता है, जिन्होंने तमाम तरह के न्याय प्रक्रिया की प्रणाली को बहुत गहरे अध्ययन के साथ आत्मसात करके लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास किया है। और ऐसे में जब आज भौतिक और आध्यात्मिक की और जो व्यावसायिक और पारिवारिक की या तमाम तरह की जिम्मेदारियों की बात के बीच में से निकल के जब व्यक्तित्व के एनालिसिस की बात करें, तो सामने वाले को देख के एक ही बात कहूँगा कि हमारे अधिवक्ता महोदय बहुत ही इलाइटेंड है, बहुत ही उम्दा किस्म की पर्सनैलिटी है। अधिवक्ता होने के साथ साथ एक न्याय प्रणाली, एक स्वच्छ न्याय प्रणाली की पैरवी करने की बात कर रहे हैं, सालों से बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को न्याय दिलाया भी है इन्होंने, बहुत से युवाओं को प्रेरणा के तौर पर अपना जो भी इनका अनुभव वो साझा किया है। एक क्योंकि फिर सीरीज़ में इन शख्सियतों को लाना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा क्योंकि एक ही 40-45 मिनट के अंदर आप किसी के पूरे जीवन के पूरे अध्ययन को नहीं ले सकते, क्योंकि एक चैप्टर भी हो सकता है 40 मिनट का, तो लेक्चर तो फॉर्मेशन है नहीं है। तो लेक्चर फॉर्मेशन में सेमिनार के माध्यम से और तमाम तरह के तौर तरीक़ों के माध्यम से इस प्रकार की शख्सियतों को आपके साथ रूबरू कराता रहूँगा। अभी एक लास्ट और लिस्ट एक क्वेश्चन और पूछेंगे, 1-2 क्वेश्चन, और उसको समराइज़ करके इस विषय को आगे समअप करने का प्रयास करेंगे। आपने वैसे तो बहुत कुछ बोल दिया और बहुत सारी चीज़ें इतनी साझा कर दी कि इसमें कोई सवाल नहीं बचा। हाँ जी। लेकिन अगर आम
के अलावा खास की अगर मैं बात करूं, ये आम आदमी के संबंधित तो आपने सारे सवालों को जवाब दे दिए। प्रोफेशन की बात कर ली, पर्सन की बात कर ली, व्यक्तिगत बात कर ली, अपने अध्ययन की बात कर ली, या अपने स्पेशलाइजेशंस की बात कर ली, आपने प्रकृति की बात कर ली। तमाम तरह के विषयों पर आपने एक ही भाव में अपना एक रिदम बना के मुझे उस विषय से रूबरू कराया, हमारे दर्शकों श्रोताओं को रूबरू करा दिया। समय के जिस पड़ाव में आज आप खड़े हैं, तकरीबन 70 के आसपास, मान लें 70 प्लस हो गया, 69 हाँ 69 का जो पड़ाव है वो गृहस्थ में पूरा होने के बाद वानप्रस्थ की ओर लेकर जाता है, ये वैदिक साइंस कहती है। हाँ जी। और फिर 75 के बाद वो संन्यास हो जाता है, फिर कुछ नहीं। अगर हम माता जी की बात करें, हमारे सामने बैठी हैं, तो संन्यास है, सीधा फार्मूला। तो पहले क्या होता था, पहले तो बाल अवस्था, किशोर अवस्था, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर अपना वानप्रस्थ, फिर संन्यास, ये तमाम तरह के विषयों को हमने सेग्रीगेट कर रखा था। हमारे वैदिक साइंस के पैटर्न पे ये सब होता रहा है। अब चूंकि प्रकृति के खिलाफ बहुत काम होता है, प्रकृति के पक्ष में लोग काम करते हैं, और कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो आपको प्रॉफिट देता हो, प्रकृति के खिलाफ ही होकर तो दे दे। आज की स्थिति में अगर वो अचेतन होकर काम कर रहा है, चेतन होकर काम कर रहा था, तो एक अनपढ़ किसान भी इतनी कॉन्शियसनेस रखता था कि भाई नेचर के पक्ष में कितना लेना और कितना उसको देना है। अब ऐसी स्थिति है नहीं। लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर चेतनाओं का तो कर लेना देना ही नहीं है, उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ की तो मैं नहीं कहूँगा कि भीड़ में आप जाके ये लेक्चर, ये फॉर्मेशन दो। और जैसे अभी हम इंटरव्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बीच बीच में आवाज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज हो रहा है कि अभी बहुत अच्छे लोगों से भी मुलाकात होती है। तो ऐसे में हमारे इस तरह की ईचिंग्स, इस तरह के डिस्टर्बेंसिंग पीरियड या टॉपिक्स या टाइमिंग को हमें फेस करना पड़ता है। हम उसमें सर्च भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा फार्म हाउस सॉर्ट ऑफ बन जाए जहाँ स्टूडियो हम बना सकें, उसी के अंदर सब इंटरव्यू करें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। एक एम्बियंस बनाने की बात है, एक ऑरा बनाने की बात है, एक जोन बनाने की बात है। अब आप चूंकि समाज का हिस्सा हैं, एक एक्सपर्ट हैं, एक विषय के जानकार हैं, और 69 टूवर्ड्स आप वानप्रस्थ बढ़ते जा रहे हैं, संन्यास की तरफ 5-6 साल में बढ़ जाएंगे। आर यू सेटिस्फाइड योर लाइफ? 100%। हाँ, मोर देन दैट। तो सेटिस्फेक्शन का तक उसका रीज़न एक ये है, जो बात अभी आपने संन्यास की कही, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने, और जो हमारी वैदिक संस्कृति में ये बात आई, उन्होंने 4 वर्णों में 100 वर्ष को डिवाइड कर दिया कि पहला 25 साल अध्ययन, और फिर गृहस्थ, और उसके बाद वैराग्य, और हाँ, और फिर संन्यास। ये आम जो सैकड़ों, हज़ारों, जो करोड़ों लोग हैं, ये हर आदमी के लिए मतलब ऐसा श्रेयकर होगा अगर वो सब इन चीज़ों को, इस पैटर्न पे अपनी लाइफ को लीड करें। लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, और वो पैदा होते ही साधना पिछले जन्म की भी लेके चल रहा है, स्वाभाविक है। हाँ, तो अब स्वामी दयानंद थे, वो तो संन्यास ऐसा तो नहीं हुआ कि 75 साल के बाद सन्यासी बने हों। गुरु नानक देव भी ऐसा तो नहीं है कि उनकी तो टोटल आयु 72 साल की थी जब वो दुनिया से गए, तो वो मतलब 75 साल के बाद सन्यासी बने हों। कबीर के साथ भी ऐसा नहीं था। तो जितने भी हमारे गुरु हाँ, अच्छे जो एनलाइटेंड गुरु हैं, वो सारे एनलाइटेंड गुरु, विवेकानंद हैं, वो तो 30s में, 45 में चले गए, 40 में, हाँ, इस तरह से उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। तो एक्चुअली अब ये सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो चलिए एक्सेप्शंस ही हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग 50 के बाद भी जो वैराग्य में नहीं गए, और जो लोग वैराग्य में नहीं गए, तो उनको हमने ये देखा कि वो दुख भोग रहे हैं ज़्यादा। अपनी बड़ी क्लोज़ रिलेशन में मैंने देखा कि वो दुख ही भोग रहे हैं, जो इसमें गृहस्थी की दलदल में धंसे हुए हैं, जो इस लॉ को ना समझ रहे हैं, ना फॉलो करने की चेष्टा कर रहे हैं।
तो वो दुनिया से दुखालयम के तौर पे ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि ऋषि मुनि सब प्रबुद्ध थे, ऋषि मुनि प्रबुद्ध मानव थे, तो उनकी मानसिक प्रबुद्धता का हम मुकाबला नहीं कर सकते। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका जब आप देखते हैं कि ये बड़े अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं, इनके जीवन में अब जैसे मैं, चाहे मेरी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट तो 34 की एज में स्टार्ट हुई, 34 की एज में स्टार्ट हुई, लेकिन बीच में मैंने देखा कि ये बहुत कन्फ्लिक्ट रहता है, कभी वर्ल्डली हैं तो कभी स्पिरिचुअल हैं, कभी वर्ल्डली हैं कभी स्पिरिचुअल हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 48 की एज में ये डिसाइड किया कि मुझे ग्रेजुअली जो है गृहस्थ जीवन में अपना इंटरेस्ट अब कम करना चाहिए, और मैं थोड़ा सा मैंने अलग रहने का भी सिस्टम ऐसे बना, कुछ इवेंचुअली बन गया मेरी लाइफ में। और उसमें मैं एकांतवास पे मुझे रहने का मौका समय समय पे मिलता रहा। ईश्वर की मेरे पे कृपा रही कि मेरे पास हमेशा 2 घर मुझे मिले। क्या ये ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी मेरे पे। तो उसमें जब मैं भाई 30s में भी था, 40s में भी था, तो मैं अपनी धर्मपत्नी को कह देता था कि अब जैसे ये फरीदाबाद का घर है और मैं वहाँ पर हूँ सरिता विहार में दिल्ली में, तो मैं ये कह देता था कि हम सैटरडे संडे यहीं रहेंगे। तो उसमें फिर मैं मेडिटेशन करता था बैठ के। तो फ्राइडे से मेडिटेशन थोड़ी स्टार्ट करनी, सैटरडे संडे तक। और मेडिटेशन का उस समय इतना मालूम नहीं था। मेडिटेशन भी 2 तरह की होती है। एक तो मेडिटेशन आप वैसे ही बैठ गए, आपका दिमाग कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। एक मेडिटेशन एक प्रिस्क्राइब्ड मोड से होती है। आप एक प्रिस्क्राइब्ड मोड से, जैसे मैं 3 तरह की मेडिटेशन प्रिस्क्राइब्ड मोड की बात करूंगा, क्योंकि ये फिर धीरे धीरे प्राप्त हुई मेडिटेशन। एक जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम के माध्यम से भी आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, निर्विचारता में जा सकते हैं प्राणायाम। तो ये वैदिक ट्रेडिशन है मेडिटेशन की, कि आपने वर्ल्ड से सारा ध्यान हटा के अपनी श्वास के ऊपर आप अपना पूरा ध्यान ले आए। तो दिस इज़ ए वेरी प्रीडोमिनेंट वैदिक मेथड। आप अपनी सारी नीचे की एनर्जी को ऊपर की तरफ लाने की प्रक्रिया में आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या कई बार आपका मन कर रहा है तो 2-2, 3-3 घंटे भी आप उसको प्रक्रिया में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि इस प्रोसेस में आप कॉस्मिक एनर्जी भी काफ़ी एक तरह से इनहेल करते हैं। तो जो बात अभी आप कुछ समय पहले मेरे से कर रहे थे कि वो कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है एक्सेस में कि आपके वर्ल्डली काम बड़ी जल्दी से होने लग जाते हैं। आप कहते हैं लाइए ये काम बताइए, आप और अनथक काम करने लग जाते हैं, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। वो कहते हैं हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है। अरे मेडिटेशन का टाइम नहीं है, और आप डिल्यूजन में रहेंगे, मेंटल डिल्यूजन में रहेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम पे। तो जो काम आपसे 20 घंटे में भी नहीं होना, जो मेडिटेशन 2 घंटे करके हटेगा, वो काम उसको चुटकियों में कर देगा। तो ये प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन की। तो लोगों को इसीलिए वो सोचते थे पता नहीं ये ऋषि मुनि इनके पास क्या है, ये समस्या का समाधान भी बड़ी जल्दी से बता देते हैं, इनके पास जाएं तो वो काम भी बड़ी जल्दी से कर देते हैं फुर्ती से सब चीज़ों से। लेकिन उसके पीछे यही होता है कि जितने भी जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में प्राणायाम भी कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को किसी तरह से इंटरनलाइज भी कर रहे हैं, सेंट्रलाइज भी कर रहे हैं, और उसको चैनलाइज भी कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो अब जब आप इस प्रोसेस में रहेंगे, आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लिया, तो फिर आपको इतनी तो डिस्टिंक्शन आ जाएगी कि मैं अपनी एनर्जी का चैनल कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं इसे चैनलाइज कर रहा। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी आपकी। हाँ, क्या मैं इसको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहा हूँ? तो जब आप उसको चैनलाइजेशन, आप उसको राइट डायरेक्शन में करेंगे तो दैट विल शो वंडर्स। अब जैसे मैं अपनी लाइफ टाइम में जब मैं देखता था कि पब्लिक पार्क्स सारे बैरन पड़े हुए हैं, तो मैंने 4 पब्लिक पार्क्स अडॉप्ट किए, ओनली बिकॉज ऑफ इन दोज डेज आई यूज्ड टू डू प्राणायाम।
और मुझे एक वो चाहिए था, एक कोई सरफेस या कोई प्रीमाइसिस जहाँ पे मैं जो कॉस्मिक एनर्जी इनहेल करता था सुबह 4 बजे उठ के, और सूर्य देव से आराधनाएं करके जो मेरे अंदर एनर्जी आती थी, तो मेरे को एक फील्ड तो चाहिए। अब उस एनर्जी को मैं डिसेमिनेट कहाँ करूँ। तो इट वर्क वंडर्स, और मुझे भी बड़ी खुशी मिलती थी, और मुझे कभी वो करते हुए थकावट नहीं हुई। तो वो बड़े रमणीय बने, पार्क बड़े अच्छे बने। तो ये तो फर्स्ट जो पद्धति है प्राणायाम की। फिर उसके बाद एक प्राणायाम में भी कुछ ऐसे लगता था कि कॉन्स्टेंसी नहीं आ रही, मतलब स्थिरता नहीं आ रही। फिर भी क्यों अस्थिर हो जाता है सब, मतलब प्रज्ञता में स्थिरता नहीं बन पा रही। और आप अपने आपको साक्षी भाव में सबसे पहले तो आपको स्वयं को देखना। आज का माहौल क्या है कि हम दुनिया को पहले देखते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। उस सब को छोड़िए, पहले अपने प्रति साक्षी भाव लाना होता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम, तो इसमें बहुत सारे गुरुओं ने ये भी कहा कि अब अपने गुरु स्वयं हैं, स्वयं अपने गुरु बनिए। तो उसमें फिर कुछ हमारी जो पुरानिक जो टेक्स्ट हैं उनमें सहज योग की बात आई। सहज योग में जिसमें 6 एनर्जी सेंटर्स हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत और विशुद्धि और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो इस मेडिटेशन में फिर मैं 5 साल रहा। वो सदगुरु हैं, निर्मला माता जी हैं, उनका कोई भी फिर मैंने कोर्स मिस नहीं किया, उनके सेमिनार्स में भी जाना। और हर सैटरडे में, संडे में जो उनके सेंटर्स में पूजा वगैरह होती थी, तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। तो उससे सब देखा कि अरे ये तो सब चीज़ें ठीक हैं। अनाहत में नाद भी बजने लगा, जैसे शिव के हाथ में डमरू तो एक सांकेतिक है, ये सारी चीज़ें संकेत हैं कि नाद बज रहा है। और इसी तरह से जब विशुद्धि चक्र ठीक होता है तो आपके मुख पे बांसुरी आ जाती है, बिल्कुल आपका सिंगिंग का मन करता है, जो मैं अभी आपसे कह रहा था। तो दैट हैपेंड विद मी। माय एल्डर ब्रदर व्हेन ही केम फ्रॉम कनाडा एंड ही सॉ मी सिंगिंग, ही इमीडिएटली टर्न्ड हिज स्टेप्स बैक कि मैं किसी दूसरे घर में तो नहीं आ गया। मतलब इट वाज सो अमेजिंग टू हिम कि यू हैव टर्न्ड इट इनटू आश्रम और व्हाट, आप ऐसे कैसे गा रहे हो। इट वाज अ सेमी क्लासिकल, क्योंकि क्लासिकल नीड्स ए लॉट मच टाइम and a very deeper understanding. So I could not go along with my profession into the wholesome classical music, but I thought that semi classical will be okay. थोड़ा सा कुछ पंक्तियाँ उसकी, हाँ, कुछ पंक्तियाँ मैं रिसाइट कर सकता हूँ। तो ये सारी कृपा हुई सहज योग के बाद। सरस्वती हमारे अंदर होती हैं, वो जागृत हो जाती हैं। पोइट्री बहुत लिखी और ये सब चीज़ें घटित हुई जीवन में। कुछ उस पर कुछ हाँ जी। अब जैसे पोइट्री की भी पंक्तियाँ समय की अवस्था के मुताबिक बदलती रही। जब आयु में अधेड़ बनूंगा, देखो मैं एक पेड़ बनूंगा। मैं चाहूँगा तोते आएँ, तोते आएँ, राम नाम की वाणी बाँचे, मीठे फल खाएं, मीठे फल खाएं। चाहूँगा गैया बैल भी आएँ, हे शिव मुख से बोलें, मुझ तन से निज तन खुजलाएं। क्या बात। मैं चाहूँगा भंवरे भी आएँ, ओम ओम का राग अलापें, फूलों पर समर्पित हो जाएं। जब आयु में अधेड़ बनूंगा, देखो मैं एक पेड़ बनूंगा। क्योंकि मनुष्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ क्या है, एक वट वृक्ष की तरह हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई ये कहे कि मैं गॉड हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, वो सब बेकार की बातें हैं। आपकी मैक्सिमम ग्रोथ वो भी सांकेतिक है। बुद्ध के साथ दिखा दिया ना, काल्प वृक्ष, वट वृक्ष। तो आप अगर एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो कर जाएंगे, तो जैसे वट वृक्ष बहुत सारे लोगों को छाया दे सकता है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होने की संभावना हो सकती है कि आप बहुत सारे लोगों को मतलब मतलब वो दे पाएँ। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ह्यूमन लाइफ की लिमिटेशंस भी हैं।
तो कविता के बारे में कुछ हाँ, कविता में आपने बोला, उसके अब जैसे- गायन में क्या? हाँ, तो गायन में प्रेम रस की एक कविता पहले और बोल देता हूँ कि मेरा प्रेम तो है सागर, तुम चाहो तो भर लो गागर। तो आगे प्रेमिका कहती है क्यों गागर भर ही चली जाऊँ, कुछ लहरों से क्रीड़ा कर इठलाऊँ, मैं तन मन चक्षु गागर में, भरजल प्रेम बैठ रही सागर में। बहुत सुंदर। मैं चुप मैं लहरों को लहरा दूंगी, हे प्रेमी सागर तुझ में प्रेम तूफान मचा दूंगी। तो ये प्रेम रस तो लेकिन गायकी का मुझे नहीं था, क्योंकि मैंने इससे पहले एक अटेम्प्ट किया कि किसी म्यूज़िकल का पम्फलेट आया, तो मैंने तब मेरी एज मुझे याद है 48 के करीब थी। तो जो जिनका पम्फलेट आया था एडवर्टाइजमेंट, उन्होंने कहा कुछ फ़ोन पे ही गा के बताइए। तो मैंने जब उन्हें गा के सुनाया तो उन्होंने कहा कि कभी गा भी मत लेना तो लेकिन आपको बड़ा अनस्टॉपेबल होना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया, मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों रोकूं? अगर मेरे अंदर से म्यूज़िक हिलोरे ले रहा है तो मैं सिर्फ म्यूज़िक को क्यों दबाऊं? जब मेरे अंदर से म्यूज़िक हिलोरे ले रहा है तो मुझे उस म्यूज़िक को बाहर आने देना चाहिए ना। तो दो पंक्तियां उसमें हाँ, शनिदेव का बहुत महत्व था। तो हमने कुछ ऐसे प्रकरण पढ़े, किताबें पढ़ने का शौक़ था कि विक्रमादित्य उनकी लाइफ में कई बार बहुत वो हुआ कि उनको बुरे दिन देखने पड़े। तो फिर किसी ने कहा कि वो शनिदेव को पहले मानते नहीं थे, कि आपसे ये गलती हुई है कि आप न्याय के देवता को नहीं मानते, आप न्याय के देवता की आराधना कीजिए। अगर शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे तो आपके ऊपर बहुत अद्भुत कृपाएं हो सकती हैं। तो एक राग दीपक मल्हार है। तो राग दीपक मल्हार में फिर उन्होंने शनिदेव के लिए, ये शनिदेव को बहुत पसंद है, तो जो भी शनि भक्त हों उन्हें ये बात सुननी चाहिए। तो दीपक मल्हार में फिर उन्होंने वो गाना गाना शुरू किया। तो गाना गाना शुरू किया तो शनिदेव महाराज जी को ये पसंद आया, तो फिर उनके ऊपर शनिदेव की कृपा होनी शुरू हुई। शनिदेव न्याय के देवता है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कर्म होता है उसके मुताबिक ही सबको कर्मानुसार ही वो फल देते हैं, वो कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। तो उनका जो ये फिल्मों में भी आया, पुरानी फिल्मों में अगर आप देखेंगे, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक युग जैसे एक पल बीता, एक युग जैसे एक पल बीता, युग बीता, मुझे चैन न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। आ आ आ एक जले दीपक एक मन मेरा, फिर क्यों ना जाए मेरे मन का अंधेरा। एक जले दीपक एक मन मेरा, मन मेरा, एक जले दीपक एक मन मेरा, फिर क्यों न जाए मेरे मन का अंधेरा। तड़पत
तरसत उम्र गवाई, क्या बात पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। बहुत ही सुंदर। फिर जब कृष्ण भक्ति में थोड़ा लीन हुआ तो बहुत माधुर्य है कृष्ण भक्ति में। अगर आप अपने जीवन में मधुरता चाहते हैं, वाणी में मधुरता चाहते हैं, तो वो सब लोग जो गाली गलौज करते हैं वो अपने मुख पे आज से ही उन्हें कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। आप कभी गाली नहीं देंगे, आपकी भाषा में बड़ी सभद्रता आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह से आप बात करेंगे। तो कृष्ण भक्ति में अब 4-5 साल ऐसे रहे। मेरे साथ एक लोहित थे, तो हम इकट्ठे मेडिटेशन करते थे, और एक ट्रेडिशनल वो था, घड़ा पड़ा हुआ था घर में, तो हमने घड़े के ऊपर ही उसको बीट देना शुरू किया। तो ये हमारी संस्कृति रही है कि घड़े के साथ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक जो है, तो मैं घड़ा बजा हरियाणा में लेता हूँ folk थोड़ा में भी बहुत। है। हाँ जी, हाँ। तो उसमें जो कृष्ण भक्ति के कुछ पद उद्धृत हुए अपने हृदय से ही, माधव मोरे आ आ आ आ आ माधव मोरे किथ विद जियूं बिन तोरे। माधव मोरे, माधव मोरे, माधव मोरे। मैं बलिहारी शरण तिहारी, मैं बलिहारी शरण तिहारी। शरण में आई बिरहा की मारी, माधव मोरे, माधव मोरे, माधव मोरे। दोस्तों, इतने सारे शब्द, इतने सारी भावनाएं और उद्गार और श्रद्धा और विश्वास से जुड़े हुए विचार, संस्कार और आहार व्यवहार की अगर बात करें तो वो तमाम तरह की चीज़ें, चाहे वो वानप्रस्थ के रूप में इन्होंने जीवन के किसी भी पड़ाव में पूरे किए हों, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब वो समय दोबारा से आ गया है जहाँ पर हमारे इस व्यक्तित्व को आप लोगों के बीच कम लिमिटेड लोगों के साथ ही सही, लिमिटेड लोगों के साथ लेकर ही सही, और उनको अपने साथ लेकर संबंधित विषयों पर जागृति की उस लो को जगाना होगा। और इसको इस रूप में अगर हम देख लें कि जैसे दिया होता है, दीपक हम जब घर में जलाते हैं तो वो प्रकाश नहीं करता, लेकिन वो चेतनता प्रदान करता है। ऐसे ही परिवारों में व्यक्तित्व हो जाया करते हैं, और हमारी जो सामने शख्सियत बैठी है वो ऐसे ही व्यक्तित्व की स्वामी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही तमाम विषयों पर, तमाम जागृति के विषयों पर उनके सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन की दरकार हमें रहेगी, और हम उन विषयों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि भविष्य की बहुत सारी योजनाओं पर ये हमारे साथ अपनापन दें और आप लोगों को जागृत करने में, चेतन करने में, चेतना के मार्गों को प्रशस्त करने में अपना सहयोग, आशीर्वाद, मार्गदर्शन दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस साक्षात्कार को यहीं विराम देता हूँ, और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।